Hello everyone, welcome to Wajiram Pointers Daily Prelims Analysis dated 14th of August 2024। बेसिकली हम बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला आर्टिकल देखते हैं। अब देखो, चंदाका दंपारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये फेमस है एशियन एलिफेंट्स के लिए। ठीक है, और इनका स्टेटस क्या होता है? एंडेंजर्ड स्टेटस है। शेड्यूल 1 में आते हैं WPA एक्ट के अंदर, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाती है गवर्नमेंट, जो कि कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1992 में। अब देखो, चांदाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, बार्किंग डियर और संबार की पॉपुलेशन जो है, इसको ऑगुमेंट किया गया, मतलब इंक्रीज किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रेडेटर्स के लिए फूड होते हैं। प्रेडेटर्स जैसे हमारा टाइगर हो गया। ठीक है, बाकी चांदाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये कहाँ पे है? हमारी उड़ीसा में है, और ये मार्क करती है ईस्टर्न घाट्स का नॉर्थ ईस्टर्न लिमिट, मतलब इसके आगे ईस्टर्न घाट्स नहीं है। और ईस्टर्न घाट्स स्प्रेड कौन कौन से स्टेट्स में है? देखो, वेस्टर्न घाट्स पे क्वेश्चन आ चुका था ना कि कौन से कितने स्टेट्स में स्प्रेड है, तो ईस्टर्न घाट्स भी देख लेते हैं। उड़ीसा में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में है। ये याद रखना कि कर्नाटक में भी है। ठीक है, अब गौरव क्या है? गौरव एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। अब ग्लाइड बॉम्ब कैसे कन्वेंशनल बॉम्ब से डिफरेंट होते हैं? कन्वेंशनल बॉम्ब्स में क्या हुआ कि आपने ऐसे ड्रॉप किया उनको और वो गिर रहे हैं, क्योंकि उनके पास फ्लाइट कंट्रोल की कोई व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन जो हमारा ये गौरव है, ये बेसिकली क्या है, इसके पास अपना फ्लाइट को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी है। तो ये क्या करता है, एक फ्लैटर पाथ, मतलब जो ऐसा पाथ है, इसको फॉलो करता है और इसके अलॉन्ग ये ग्लाइड करता है। और जो एनिमी का मान लो हमारा यहाँ रेडार है, उसके बहुत नीचे से ही जाके कॉन्टैक्ट बनाता है, तो ये जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाता है इसको। तो ये इसका फ़ायदा है। अब क्या होगा, ये एयर टू सरफेस है। क्यों? क्योंकि एयर से लॉन्च होगा, सरफेस को स्ट्राइक करेगा। कितने किलो का बॉम्ब है ये? 1000 किलो का। ठीक है, नेविगेशन है ही, मैंने बताया था कि फ्लाइट को अपने कंट्रोल कर सकता है, तो नेविगेशन की तो जरूरत पड़ेगी ना। अब देखो, इस आर्टिकल को समझने से पहले हम ये समझते हैं गट माइक्रोबायोम के बारे में। ये प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको समझते हैं पहले। तो सबसे पहले माइक्रोबायोम समझते हैं। माइक्रोबायोम बेसिकली क्या होता है? कम्युनिटी ऑफ फंगाई, वायरसेस, बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोबायोम। ठीक है, अब गट माइक्रोबायोम क्या हुआ कि ऐसे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस जो कि गट में रह रहे हो, गट एरिया मतलब हमारे इंटेस्टाइन वाले एरिया में। ठीक है, अब गट माइक्रोबायोम हीमियोस्टेसिस क्या हो गया? ये बेसिकली ये हो गया कि हमारी बॉडी जो है वो हमारे गट एरिया में एक इंटरनली स्टेबल एनवायरनमेंट रखती है। लेकिन अगर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से क्या हो जाए, ये किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, तो हमारा हीमियोस्टेसिस जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाएगा, एंड इट लीड्स टू गट माइक्रोबायोम डिसबायोसिस। ठीक है, अब इसके रीजंस क्या हैं? फैक्टर्स देखो कि जेनेटिक्स हो सकता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई, ठीक है, हैबिट हो गया, स्ट्रेस हो गया, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। गट माइक्रोबायोम डिसबायोसिस। अब ये टर्म समझते हैं कि ये क्या होता है। अब देखो, जो हमारे गट एरिया में क्या था कि एक बैलेंस्ड और डाइवर्स हमारे माइक्रोबायोम प्रेजेंट थे, बट अब वो क्या हो गए, अगर ये किसी भी वजह से क्या हो गया कि इनका बैलेंस इंपैक्ट हो गया या इनकी डाइवर्सिटी इंपैक्ट हो गई, तो हम बोल देंगे कि हमें हो गया गट माइक्रोबायोम डिसबायोसिस। ठीक है, और यूजुअली ये किसके इंटेक से होता है? एंटीबायोटिक के इंटेक से होता है। ठीक, क्योंकि ये इफेक्ट कर देता है हमारे बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होते हैं गट में, उनको। अब देखो, ये डिसबायोसिस जो हो सकता है, ये सिर्फ गट में ही नहीं होता है, ये स्किन में भी हो सकता है। ठीक है, तो माइक्रोबायोम हमारे स्किन में भी मिलते हैं, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, इसमें भी मिलते हैं। अब देखो, आर्टिकल क्या कहता है कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, ये हमारे गट बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं? नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिसबायोसिस की एक कंडीशन हो जा रही है। ठीक है, और कौन से एंटीबायोटिक्स? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब देखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या हो गया, मतलब मान लो कि एक बैक्टीरिया ये है, एक ये है, एक ये है, ये है। इनको ट्रीट करने के लिए अगर हम एक दवा ले रहे हैं एंटीबायोटिक, तो क्या कर रहा है, ये वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ हो रही है एंटीबायोटिक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। लेकिन इनके क्या कहते हैं, मिसयूज से क्या हो जाता है कि मान लो कि मुझे सिर्फ एक बैक्टीरिया ने इम्पैक्ट कर रखा है, बट अदर बैक्टीरिया जो होते हैं इनके इंटैक्ट से क्या होते हैं, वो किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है हमारे गट माइक्रोबायोम में, विच इज़ लीडिंग टू डिसबायोसिस। अब ऑलरेडी मैंने सबको समझा दिया है। अब देखो, ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? ट्रीटमेंट हो सकता है फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन। अब क्या करें, माइक्रोबायोटा का मतलब वही बताया मैंने, माइक्रोब्स। अब हम क्या करें, फीकल मतलब हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है वो। ठीक है, हम बेसिकली एक डोनर पर्सन से हम उनसे माइक्रोब्स लें और एक रेसिपिएंट में ट्रांसफ़र कर दें, उसे बोलते हैं फीकल माइक्रोबायो
बायोटा ट्रांसप्लांटेशन। प्रोबायोटिक थेरेपी क्या हो गई, बेसिकली हम लाइव और लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका इंटेक कर रहे हैं विच कैन हैव हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, ये भी ऑलरेडी प्रीलिम्स में आ चुका है प्रोबायोटिक। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, दही है, कर्ड। कर्ड इज द बेस्ट एग्जांपल। अब माइक्रोबियल मेटाबॉलिक पाथवे थेरेपी क्या है, बेसिकली जो माइक्रोब जो पाथवे लेते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उनका ही ट्रीटमेंट कर दो, तो उसको ये बोलते हैं। इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी डिस्कशन है इसके बारे में। अब देखो ये प्लांट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो गया बिहार में ये गुरमार प्लांट मिला है। ये बेसिकली एक एंटी डायबिटिक हर्ब है, ठीक है। और इससे कौन सी बनाई गई है दवा, एक ड्रग बनाया गया है जिसका नाम है BGR34, ठीक है। CSIR ने बनाया है। क्या है BGR34, याद रखना पहले तो, डायबिटिक एंटी डायबिटिक ड्रग है और एक गुरमार प्लांट से ऑब्टेन हुआ है। अब सेंट मार्टिन आइलैंड मैंने डिटेल में डिस्कस किया है 18 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन के रिव्यू में, जो कि मैंने कल डाला था, ठीक है। या फिर ये शॉर्ट्स में भी डाल रखा है, तो कभी ना कभी तुम्हें दिख ही जाएगा, एग्जैक्टली वही डाल रखा है। बस एक चीज़ और देख लो, वहाँ ये नहीं बताया था कि ये बांग्लादेश का ओनली कोरल आइलैंड है। अब देखो फ्लड वॉच ऐप जो है, याद रखना है किसने बनाया है, बनाया है सेंट्रल वाटर कमीशन ने। ये क्या है, एक अटैच्ड ऑफिस है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। और फ्लड सिचुएशन को कितने दिन में फोरकास्ट कर सकता है, अप टू 7 डेज पहले फोरकास्ट कर सकता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। बस इतना ही काम का डेटा है। देखो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मैंने ऑलरेडी कल बता दिया है, इसकी शॉर्ट्स भी बना रखी है, तो आपको एक बार तो दिख ही जाएगा। और अगर ये जो वाजीराम पॉइंटर्स की PDF चाहिए तो क्या करना, मेरे टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया PDF, वहाँ से देख लेना। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बस इसमें याद रखना जियो पारसी स्कीम किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की है। बस इतना याद रखो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए बात हो रही है, ठीक है। बस थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।